आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे और बड़ी खुशी हो रही है काफ़ी अरसे के बाद ये बोल के, क्योंकि बीच में 5-6 दिन का गैप आया है। एक तो मैं इंतहाई माजरत करता हूँ क्योंकि उसमें हमारे कुछ मेन पेपर्स निकल गए। बिजनेस पेपर 1 का पेपर निकल गया, फिजिक्स का पेपर 2 निकल गया हमारा, और मेरा ख्याल है एक पेपर हमारा कोई और मिस हुआ है उसके अंदर। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा कि हुआ ये था कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस का पेपर था ना, इस दिन उससे पिछले रात मैंने वीडियो बनाई है। अगले दिन मेरी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि एक तो पिछले 1.5 महीने से आप रूटीन देख लें, आप सिर्फ वीडियोज़ की रूटीन देख लें, दिन में तकरीबन 8 से 9 घंटे तो वीडियो पे लग जाते हैं। उसके अलावा कारोबारी मसरूफियत मैंने बताया कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा होती हैं, फिर नींद नहीं थी बिल्कुल भी, घंटा 2 घंटे 1 घंटा सो रहे हैं, ये हालत थी। वो बॉडी ऐसी एक्सॉस्ट हुई है कि मुझे उस पर फिर डॉक्टर ने वो किया था कि आप 2 हफ्ते जो है कम से कम रेस्ट करें, क्योंकि वो बिल्कुल ना आनी हालत इस तरह हो गई थी। टेस्ट भी सारे करवाए उसने, क्या कोई इशू ना निकला, अल्लाह का शुक्र कोई इशू तो निकला, लेकिन ये है कि वो एग्जॉशन की वजह से उसने कहा था कि आप रेस्ट करें इसके अंदर। उसका ये है कि यार वो उठा के नींद की गोली दे देते हैं, विटामिन दे देते हैं, मुख्त तरह के पेन किलर टाइप की चीज़ें। तो वो ये है कि मेरा उसमें 3-4 दिन ज़ाया हुआ है। खैर अभी ये है कि इतना रिकवर कर गया हूँ कि मैं इंशाल्लाह वीडियो बना सकता हूँ। थोड़ा सा मेरा होगा आवाज़ में, वो बात नहीं होगी, लेकिन ये है कि आपको इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। ऊपर से मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ 11:40 पे, मैं इसको 12:40 तक बनाऊंगा, 12:40 के बाद लगा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स जाग रहे होते हैं, वो देख लेंगे। ज़रूरी बात ये, कल मैं बनाऊंगा मैथ्स की 8 आवर्स 7 आवर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बड़ा हर्ट हुआ यार। मैंने इतनी मेहनत से मैथ पेपर 1 की वीडियो बनाई, उसमें आवाज़ सही नहीं थी, इतना मुझे अफसोस हुआ उस वीडियो का। तो इंशाल्लाह मैं इस पर बनाऊंगा, ठीक है, पेपर 2 के लिए। अच्छा, अब आ गया हमारे पास देखो अकाउंटिंग के अंदर ना, मैं कोशिश करूँगा पेपर को हम फॉलो करते जाएं, जो जो टॉपिक आता है उस बारे में आपको कुछ ना कुछ मेन बातें बताता जाऊँ। मैंने आपको इसलिए मेन बातें बतानी है, इसमें पेपर सॉल्व करना मेरा मेन मकसद नहीं है। इस चैप्टर के बारे में मेन बातें बताना मेरा मकसद है, ठीक है। इस पेपर के बारे में देखो, एक चीज़ तो पहले कुछ चीज़ें याद रखो। कोई अगर आपके पास अकाउंट आ जाता है, इसको हम लोग यानी कि हमारा कोई भी आपके पास टी अकाउंट आ जाता है, ठीक है, टी अकाउंट का बैलेंस बी सी डी बनाना और बैलेंस बी डी करना मत भूला करो। मैं कुछ साथ साथ करके दिखाता था, तो मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। मेरी राइटिंग को अवॉइड करना मेरा हमेशा का राइटिंग खास नहीं है, और ये इसको प्रूव करता है कि राइटिंग मैटर नहीं करती जब तक पढ़ी जा रही हो। देखो ये आपका टी अकाउंट आ गया ना, आपको उसने फर्ज करो 5, 10, 15, 20 ट्रांजेक्शन दे दी। आपने हमेशा उसका जो सी डी बनाना है, उसका जब आप टोटल निकाल लेते हो महीने का, उस टोटल के बाद आपने एंड में उसका बी डी जरूर बनाना है, ठीक है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ये एक आम तौर पे ना, इस ट्रांजैक्शन का एक मार्क होता है, बच्चे आम तौर पे इसमें इस एंट्री का मार्क होता है, बच्चे एंट्री भूल जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें बताई थी, उनको हम एक रिवाइज कर लेते हैं कि वो आपकी इसकी बेस बनेंगी। पहली चीज़ क्या है, आपके एसेट्स और आपके जो एक्सपेंसेस हैं इनकी ट्रीटमेंट एक ही है। ट्रीटमेंट से मुराद है कि इनकी डेबिट क्रेडिट की ट्रीटमेंट एक ही है। एसेट जो होता है डेबिट करोगे बढ़ेगा, ठीक है, आपका एक्सपेंस डेबिट करोगे बढ़ेगा। एसेट जो होता है क्रेडिट करोगे कम होगा, एक्सपेंस आप क्रेडिट करोगे कम होगा। इस तरह जो आपकी लाइबिलिटी है, इनकम है, ठीक है, और आपका कैपिटल है और आपका प्रॉफिट, ऐसा ये आपका एसेट एक्सपेंसेस और लॉसेस का भी यही सीन होता है, ठीक है। लॉसेस भी डेबिट करते हैं बढ़ते हैं, क्रेडिट करते हैं कम होते हैं। ये तमाम जितने भी हैं हमारे, लाइबिलिटी हो गई, इनकम हो गया, कैपिटल हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, ये हमारे अगर हम क्रेडिट करते हैं तो बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और ये हमारे अगर हम डेबिट करते हैं तो कम हो रहे होते हैं। ये इनकी नॉर्मल ट्रीटमेंट है, यानी एक नॉर्मल सिचुएशन में इस तरह ट्रीट होंगे, एक आम जो सही इस क्लास का एसेट होगा। इसलिए मैंने इसमें एक दूसरी बात ये समझाई थी जो आपने याद रखनी है, एक्सपेंस का अकाउंट, ठीक है, और आपका जो आपका इनकम का अकाउंट है, ठीक है, ये और आपका जो प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनरिसीवेबल इनकम, अनअर्नड इनकम, ये तमाम अकाउंट्स डिफरेंट अकाउंट्स हैं। ये खुद एक्सपेंस के अकाउंट नहीं होते। देखो, एक्रूड एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस इज अ क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, आपका सॉरी क्या होता है, एसेट अकाउंट, ठीक है। जो आपका एक्सपेंस इटसेल्फ है वो एक्सपेंस का अकाउंट है। अच्छा, इस तरह जो आपका अर्नड इनकम है वो लाइबिलिटी का अकाउंट है। इनकम रिसीवेबल जो है वो आपका एसेट का अकाउंट है, ठीक है। इनकम इटसेल्फ इनकम का अकाउंट है। ये कहना क्यों जरूरी है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, किसी भी एक स्पेसिफिक टर्म की जो होती है, जो हमारी इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट्स होते हैं, वो हम उस टर्म के एंड में क्लोज करते हैं। कॉमन मिस्टेक है पेपर बच्चे उसका पेपर उसमें बी डी सी डी निकाल आते हैं। बी डी सी डी निकलता है प्रीपेड एक्सपेंसेस का, एक्रूड एक्सपेंसेस का, आपके अनअर्नड इनकम का, आपकी इनकम रिसीवेबल का, क्योंकि वो एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट्स हैं। जो इनकम और एक्सपेंस खुद इट सेल्फ अकाउंट है, उनका उनकी क्वालिटी ये है कि वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एक ही अकाउंट में खुदा ना खास्ता उसमें दोनों दिए हुए हैं, मुश्किल हो रही समझने में, तो उनको अलग अलग ट्रीटमेंट करना। उसमें एक पार्ट आपका एक्सपेंस का होगा, एक पार्ट आपका वो एसेट या लाइबिलिटी होगा जो एक्सपेंस से जनरेट हो रही है। ये चीज़ बतानी जरूरी थी इसके अंदर। अच्छा, मेरे दिन एक और बात क्या आई थी। अच्छा, फिर आ जाता है रेशियो एनालिसिस के ऊपर। देखो, कुछ चीज़ें याद रखा करो, जैसे आप जब भी, अब सब्जेक्टिव पार्ट जो है ना पेपर का, ये बड़ा हिस्सा बन चुका है, ये आपके पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें जो बातें आपने याद रखनी है, जो आपका होता है, क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको हम, ये क्या कहते हैं इसको यार,
मुझे आज मैं दिन में ये ना बना लेता, थोड़ा टाइम बच जाता, लेकिन दिन में खैर उसको भी था नहीं इस तरह की तबीयत, लेकिन ये कि दिन में मैं बना लेता ना 12-1 बजे, काफ़ी इससे बेनिफिट हो जाता है। मुझे इसका तो बहुत कुछ पता है सब्जेक्ट का, यानी इन सेंस के मतलब ये मेरे क्रक्स सब्जेक्ट्स में से, मैं आपको ऐसी बातें बता सकता था इससे बड़ी हेल्प होती। बड़ा अफसोस है मुझे, लेकिन चले ये है कि वो जितना भी होता है हम कवर कर लेते हैं। उसमें ये है कि मैं बता ही रहा था, देखो जो आपका होता है ना, क्या बात कर रहा था मैं आपको, जो आपका क्या देने आया था मेरे भी, जो आपका देखो करंट, जब आप रेशियोज को एनालाइज कर रहे होते हो, जो आपकी करंट रेशियो है ना, करंट रेशियो के लिए जब आप उसको एनालाइज करोगे उसमें आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखो करंट रेशियो में देखा करो कि आप करंट रेशियो की जब एनालिसिस कर रहे हो क्या वो 2.1 से ज़्यादा है, 2:1 से, सॉरी 2.1:1 से ज़्यादा है या 2.1:1 से कम है, ऐसे हम कहते हैं यार्ड स्टिक लेवल, यानी वो लेवल जिसको हम लोग समझते हैं कि यार इतना होगा ना तो ये ऑप्टिमम है, ठीक है। लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का यार्डस्टिक लेवल डिफरेंट है। करंट रेशियो का 2.1:1 आमतौर पर लिया जाता है। यार्ड्स जो आपका ये जो है आपका क्विक एसिड रेशियो जो होती है इसका आमतौर पे 1:1 लिया जाता है। इसका रीज़न ये है कि हम उसमें से इन्वेंट्री निकाल देते हैं, तो इन्वेंट्री के बगैर हमारा उससे ज़्यादा मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखो, जो एक चीज़ आपकी ध्यान में रखने वाली ये है कि अगर आप यार्डस्टिक लेवल से बहुत ज़्यादा आपकी करंट रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है, 4.5:1 है, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। देखो करंट रेशियो बहुत ज़्यादा होना और बहुत कम होना दोनों बुरी बातें हैं। अगर आपकी करंट रेशियो बहुत ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस जो है वो एक लार्ज पार्ट ऑफ द मनी जो है ना वो अपनी होल्ड कर रहा है इन करंट एसेट्स के अंदर, उन एसेट्स के अंदर जिनमें यानी कि जो उसको कोई इंटरेस्ट या उसको कोई जो है क्या नाम होता है इनकम या कोई इस तरह की चीज़ जनरेट नहीं कर रहे, डायरेक्टली नहीं जनरेट कर रहे, ठीक है। ऐसे पैसे को अगर बिजनेस पैसे में से अगर फर्स्ट में उसने बहुत सारी कैश रखी हुई है इन हैंड, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्या फ़ायदा उसका, उस पैसे को बिजनेस निकाल के उससे अपने लोन्स रीपे कर सकता है। लोन्स रीपे करेगा तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होगा कल को, ठीक है। वो इस पैसे को निकाल के शेयर्स को बाय बैक कर सकता है, शेयर होल्डर से अपनी उसकी वो है अपनी शेयर की जो वैल्यू है बढ़ा सकता है, शेयर डाइल्यूशन कम कर सकता है, ठीक है। इस तरह जो है अगर उसने क्या नाम है कोई और ऑब्लिगेशन मीट करनी है, बट ग्रोथ कर सकता है यार, वो नए प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, अपने आप को ग्रो कर सकता है, बिजनेस अपना एक्सपेंशन कर सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा करंट रेशियो भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। हमें उसका हल ये है कि हम इस तरह की चीज़ों में ऐसा इन्वेस्ट करें। बहुत कम होगी तो इसका मतलब ये क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म हमारे जो वो है एक्सपेंसेस हम उसको मीट नहीं कर पा रहे, जैसे हम लोगों की सैलरी नहीं दे पाएंगे, हम जो है क्या नाम है वो नहीं कर पाएंगे, क्या होता है क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाएंगे, तो इसका फिर हल ये होता है कि हम लोग बैंक से, अगर बहुत थोड़ा सा मसला है तो बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, हम बिजनेस के रिडंडेंट एसेट्स को बेच सकते हैं, हम उसके अंदर न्यू, अगर प्राइवेट कंपनी अपना क्या नाम है सॉरी सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप है तो हम उसमें न्यू कैश को इंजेक्ट कर सकते हैं, अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है तो हम उसमें शेयर बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके कुछ क्योर्स हैं हमारे पास, इनको ध्यान रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बात आती है कुछ मेरे, हाँ इसके एनालिसिस के अंदर देखा करो, एनालिसिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स देखा करो, अगर करंट रेशियो में बात कर रहे हो तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट से बात किया करो कि यार इसका फलां पार्ट बहुत बड़ा कंपोनेंट है, इससे क्या साबित हो रहा है। देखो एनालिसिस हमेशा ऐसे होता है, पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये चीज़ नज़र आ रही है, मुझे नज़र आ रहा है कि भाई करंट रेशियो 1.8:1 एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आपको क्या नजर आ रही है कि यार इसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन इसका कैश नजर आ रही है, सबसे बड़ा रीजन अकाउंट्स रिसीवेबल नजर आ रहा है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर अकाउंट्स रिसीवेबल है तो ऑब्वियसली बात है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ये है, कल को रिसीव हो जाएंगे पैसे, ठीक है, और क्या नाम है उसको फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक्सेट्रा। नेगेटिव बात क्या है उसके अंदर कि अगर आपके अकाउंट्स रिसीवेबल बैड डेट्स बन जाते हैं तो आप फंस चुके हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को एनालाइज करते हुए डू थिंक अबाउट द थिंग्स जो उसको बिल्डअप कर रही हैं, जो उसके लिए एक मुख्तलिफ जो है डेरिवेशन लगा, उसमें एक मुख्तलिफ आइडिया इंजेक्ट कर रही हैं, उनके ऊपर बात किया करो जब आप एनालाइज कर रहे होते हो रेशोज को, ठीक है। और मुझे कोई बात इस तरह की जर्नल ज़हन में आती है मैं बता दूं आपको। हाँ, बैलेंस शीट के अंदर एक कॉमन एंट्री से बच्चे गलती करते हैं, कुछ एंट्री ज़हन रखो। कैरेज इनवर्ड जो होती है ना ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिस्सा है। कैरेज इनवर्ड उस अमाउंट का, कोई भी ऐसी अमाउंट जो आपकी परचेजेस को इस पॉइंट पे लेके आए कि वो सेल हो सके, ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग में कोई भी ऐसी अमाउंट जो होती है जो आपकी परचेजेस को जो है इस कंडीशन में लेके आए कि वो सेलेबल हो सकें, वो आपका परचेजेस के अंदर ऐड होता है, यानी कि वो आपके डायरेक्ट उसका हिस्सा होता है, जैसे यानी आपके जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसका हिस्सा होगा। जैसे कि कैरेज इनवर्ड्स जो होती है, यानी कि कैरेज इनवर्ड क्या थी, को बात करना मतलब समझा करो, चीज़ का वर्ड का मतलब पता होगा ना, आप बड़ा इजीली उसको फॉलो कर सकते हो। कैरेज इनवर्ड होती है कि जब आप एक मैंने गुड्स उठाए उन्होंने कभी ट्रक पे लोड कर दो, ट्रक पे लोड करके मेरे पास लाने तक का जो रास्ते का खर्चा है इसको हम उसको कहेंगे कैरेज इनवर्ड, यानी मेरे वेयर हाउस तक आने का खर्चा जो है ये उसके प्राइस में ऐड होता है, हमारे जो प्राइस में नहीं उनकी उनके परचेजेस की उसके अंदर हम ऐड करते हैं, परचेजेस में ऐड हो जाएगा। इस तरह जो हमने कोई परचेज रिटर्न्स की हैं वो हमने ऑब्वियसली बात है वो चीज़ सेल नहीं की, तो हमने सेल नहीं की तो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा नहीं हो सकती, वो माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है। कोई हमें अगर उसने दिया है क्या कहते हैं और क्या हो सकता है हमारा इसके अंदर,
मेरा ख्याल है क्या वो नहीं, कुछ मेरे दिन में बात खैर आ जाएगी दिन में अभी। इसके अलावा मेरे दिन में और क्या बात आ रही थी, जो कैरेज आउटवर्ड्स है वो आपका ऑपरेटिव एक्सपेंस है, वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिस्सा नहीं है, वो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस वाले पार्ट में आएगा। ऑपरेटिव एक्सपेंसेस के अंदर इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन की एंट्री को ध्यान में रखो, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं, बैड डेट्स की एंट्री को। बैड डेट की एंट्री होती है बी, यानी कि बैड डेट, जो बैड डेट की अमाउंट दी हुई है उसने आपको 200 बैड डेट, 500 जो भी, प्लस एन, एन यानी कि न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, माइनस ओ, माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये जो एन माइनस ओ है बेसिकली ये हमारा, हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट के अंदर द डिफरेंस इन द प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स को काउंट करते हैं। हम जो बैड डेट्स की प्रोविजन में डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब फर्क क्या है, यहाँ हम करेंगे बी प्लस एन माइनस ओ। बी हो गया हमारा बैड डेट, एन हो गया न्यू प्रोविजन, ओ हो गया ओल्ड प्रोविजन, एन माइनस ओ हो गया डिफरेंस इन प्रोविजन। जो डिफरेंस इन प्रोविजन है, अगर डिफरेंस इन प्रोविजन एन माइनस ओ हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो वो ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में ऐड होगा। अगर हमारा एन माइनस ओ कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, -100 -200, तो उसको हम लोग माइनस को हटा देंगे, हम इस अमाउंट को जाके ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑपरेटिव एक्सपेंसेस का कॉलम बना रहे हो ना, फर्ज करो आपने एक कॉलम बनाया हुआ है, आप यहाँ पे ये ऑपरेटिव एक्सपेंसेस को प्लस कर रहे हो और ये आपका फाइनल कॉलम है, यहाँ एक ऑपरेटिव एक्सपेंस आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा, अब आपने किया एन माइनस ओ किया, आपका ये आ गया माइनस में वैल्यू, तो फिर आप उसको यहाँ जो है प्लस कर दोगे, जो आपकी माइनस में, अगर आपकी वैल्यू आई -100 तो उसको आप यहाँ फिर ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस कर दोगे, ठीक हो गया। ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। और हमारे पास क्या आता है, मैंने, अच्छा बहुत ज़रूरी बात है, मैं इसके नीचे एक लिंक शेयर करूंगा, वो ज़रूर देख लेना, मुझे उम्मीद है मेरा लिंक वो पढ़ा होगा। मैंने उसके अंदर इतने कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्मेट्स बना के डाले हुए हैं। फॉर्मेट से मुराद ये कि किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ऑपरेटिव एक्सपेंस में क्या क्या आ सकता है, आपके रेवेन्यू वाले पार्ट में क्या क्या आ सकता है, आपके परचेज वाले पार्ट में क्या क्या आ सकता है, वो बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव डाला हुआ है, उससे आपकी रीन अच्छी हो जाएगी, कुछ एंट्रीज मिस नहीं होंगी। एक और बात, कई बार वो आपको दे देता है इस तरह की एंट्री, वो आपको ऊपर ना जो आपका ट्रायल बैलेंस होगा या कहीं पे लिख के दे देगा 8% लोन टेकन, ठीक है, जनवरी 2020। एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझो मेरी बात को, जरूरी बात क्या है। एक तो ये हमें 8% बता रहा है कि यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री होगी, हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री नहीं भूलनी ऑपरेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। बच्चे जो पार्ट मिस करते हैं तो ये मिस कर देते हैं, दूसरा पार्ट क्या मिस करते हैं, वो मिस कर देते हैं जनवरी 2020। ये क्या है, सुनो इसको समझो, ये जनवरी 2020 बेसिकली ये है, इसको यानी इसको आप समझें इस चीज़ को कि आपको उसने ऊपर दिया होगा ये दो, इसको पढ़ना मत भूलना, देखो उसने यहाँ भी दिया होगा हमें, उसने हमें, ये तो सेल्स जगह अकाउंट है, मकसद ये कि उसने हमें बताया होगा, जो समझाने वाली बात है, उसने हमें ये ज़रूर दिया होगा उसके अंदर कि आपकी जो इनकम स्टेटमेंट है उसकी क्लोजिंग डेट क्या है हमारे बिजनेस की। अगर आपके बिजनेस की, अगर आप ईयरली इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो और आपके बिजनेस की क्लोजिंग डेट है, फ़र्ज़ करते हैं 31 सितंबर, तो इसका मतलब ये है कि आपका ईयर रन करता है 1 अक्टूबर से 31 सितंबर तक। इसका मतलब ये है कि जो लोन आपने इस साल जनवरी में लिया है, उसका जो अभी आपका जनवरी से लेके सितंबर तक का पीरियड है, सिर्फ उसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आप ऐड करोगे। यानी 8% इंटरेस्ट निकाल के, अगर 1 लाख रुपए का लोन है उसमें से 8% निकाला, आपका 8000 इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया। 8000 इंटरेस्ट एक्सपेंस है 12 महीनों का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपका 9 महीने बनते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 9/12 से, यानी कि इसका 3/4 निकालोगे, वो जो अमाउंट होगी वो आप ऐड करोगे इस साल की इनकम स्टेटमेंट में। यहाँ डेट इसलिए ज़रूरी होती है, आपकी बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में डेट बहुत मैटर करती है। डेट्स को जल्दी ना पढ़ा करो, समझा करो वो क्या कह रहा है, एक डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, क्योंकि आपने सब चीज़ों को डिवाइड करना होता है। अच्छा, महीने सही काउंट किया करो, अगर वो 1 जनवरी से बात कर रहा है तो जनवरी का महीना आपने काउंट करना है, जनवरी से शुरू करोगे गिनना। अगर वो 31 जनवरी से बात कर रहा है तो आप फरवरी से गिनना शुरू करोगे। काउंटिंग गलत ना करना, इससे गलती हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरा अकाउंटिंग का मुझे इतना कुछ पता है यार, ऐसे बातें जहन में यूं कर रही होती हैं, मतलब मैंने बताया ना मेरा सबसे क्रक सब्जेक्ट है, इसमें तो ऐसे बातें यूं निकल रही होती है जहन में से, आप सोच नहीं सकते। अच्छा, एक बात मेरे जहन में भी और क्या आ रही थी, जो आपका बैलेंस शीट है उसका, अच्छा जो आपका इनकम स्टेटमेंट है उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट होती है, सिर्फ आप न्यू डेप्रिसिएशन वहाँ लिख देते होते हो। बैलेंस शीट में एक चीज खुदा का वास्ता याद रखना, बैलेंस शीट में डायरेक्टली हम नेट बुक वैल्यू नहीं लिखते एसेट्स की। बैलेंस शीट हैज टू फॉलो द हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये फरमाता है कि पहले आपकी बैलेंस शीट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट उस चीज की शो करेगी। आप पहले उस एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखोगे, उसमें से टोटल प्रोविजन माइनस करोगे। एक और स्टेप के अंदर टोटल प्रोविजन हो गई आपकी ओल्ड एंड न्यू डेप्रिसिएशन। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ न्यू डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड एंड न्यू डेप्रिसिएशन, उसके बाद आप उसकी नेटबुक वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपने भूलना नहीं है कि उसमें वो लिखना होता है। आपका जो वो है जो बैड डेट्स है, बैड डेट्स में आपने याद रखना है कि बैड डेट्स की जो आपकी सिर्फ आपकी जो वो है ना, क्या होता है आपका,
जो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल वाला पार्ट है करंट एसेट्स के अंदर इन योर बैलेंस शीट, वहाँ पे आपने अकाउंट्स में सिर्फ न्यू प्रोविजन माइनस करनी होती है, ठीक है। वहाँ आ गया N-O इनकम स्टेटमेंट में उसका डिफरेंस, यहाँ आपने सिर्फ न्यू प्रोविजन माइनस करनी है। अच्छा, अब बैड डेट्स निकालने के तरीके में इशू, ये दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक होता है इंक्रीज बैड डेट्स बाय 20 या बाय 200, इसका मतलब है कि आपने पिछली उसके अंदर न्यू प्रोविजन 200 ऐड करनी है। एक ये इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल, मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बात कर रहा हूँ, मुझसे बैड डेट निकल गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू 200। तो आपने देखना है पहले कितनी है, अब आपने 200 करनी है, इनका जो डिफरेंस निकलेगा वो आपकी न्यू प्रोविजन होगी, ठीक है। कई बार आपका अगर बैड डेट कम हो रहा है तो हम लोग उसकी न्यू प्रोविजन की एंट्री उल्टी साइड पे कर देते होते हैं ताकि हमारे वो कम हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस तरह अब इसमें एक जरूरी बात, एसेट अकाउंट जो होता है, कोई भी अगर एसेट अकाउंट आ जाता है, एसेट अकाउंट के अंदर खुदा का वास्ता है सिर्फ दो बड़ी एंट्रीज होती हैं। एसेट अकाउंट में एक एंट्री होती है एसेट की खरीदारी की, दूसरी एंट्री होती है उसमें एसेट की जब आप डिस्पोज करते हो उसकी। एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होती, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स इज अ डिफरेंट अकाउंट, उसका अकाउंट ही डिफरेंट होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। आप डिस्पोजल, इसमें जब कोई कंफ्यूज हो ना डिस्पोजल की एंट्री सोच करो, डिस्पोजल की पहली एंट्री क्या होती है, डिस्पोजल की पहली एंट्री ये होती है कि आपका डिस्पोजल डेबिट हो जाता है, ठीक है, और आपका जो अकाउंट फॉर एसेट का अकाउंट है, यानी अगर मशीन है तो मशीन का अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने 1 लाख की मशीन ली थी तो ये दोनों 1 लाख से जो है आपकी एंट्री पास हो जाएगी। अब इसको टी अकाउंट में सोचो, मैं टी अकाउंट में लिखता हूँ, ये मेरा आ गया मशीन, एक बात है, ठीक है। मैंने मशीन ली 1 लाख की 21 सितंबर को, ठीक है जी। मैंने जो है उसको अब उसमें उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होती रही, मैंने उसकी एंट्री इसमें पास नहीं करनी, उसका अलग से अकाउंट है। मैंने उसको आज बेच दिया, अब आज मैंने फर्ज में, यार क्या डेट है, आज 22 मई 2022, अल्लाह माफ़ करे, इतना आधा साल निकल गया, पता नहीं लगा यार। 22 मई को मैं उसमें यहाँ डिस्पोजल की एंट्री पास करूंगा पूरे उतने ही रुपए से। एसेट के अकाउंट में हमने नहीं, अच्छा दूसरी हमारी डिस्पोजल की एंट्री, बात आएगी डिस्पोजल बात कर लेते हैं। दूसरी डिस्पोजल की एंट्री होती है जितनी हमारी टोटल प्रोविजन फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट है, क्योंकि अक्सर इस तरह होता है कि हमने अगर फर्स्ट करो 5 मशीनें रखी हुई हैं तो हमारा एसेट अकाउंट एक ही होगा, ठीक है। तो हम उसमें से सिर्फ उसकी अमाउंट निकालेंगे जिसको हम बेच रहे हैं, तो हमारे प्रोविजन में से टोटल प्रोविजन उस मशीन की जिसको हम बेच रहे हैं वो हम निकाल के यहाँ पे इसके डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे ले जाते हैं, और जो हमारा प्रोविजन का अकाउंट होता है उसे डेबिट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने जो हमारा कैश में मिलती है, हमें जो अमाउंट रिसीव होती है वो हम लोग कर देते हैं, अमाउंट हमारी कैश डेबिट हो जाती है या बैंक डेबिट हो जाता है, वो डिपेंड करता है उसकी पेमेंट किस तरह की है। और फिर हमारा जो डिस्पोजल अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाता है। बाकी जो इसका डिफरेंस होता है उसमें कॉमन सेंस यूज करो कि अगर लॉस होगा तो इनकम स्टेटमेंट, अगर हमारा लॉस होता है तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होती है। इसका मतलब यह है कि डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री आएगी अगर हमें लॉस हुआ है। हमारा डेबिट साइड बड़ी हो जाएगी, जो एसेट की असल वैल्यू थी, जो असल उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, हमारी क्रेडिट साइड कम हो जाएगी। डिस्पाइट हमने उसमें कैश और वो डाल दिए तो हमें उसको बराबर करने के लिए वहाँ पे लॉस की एंट्री पास करनी पड़ेगी। हमारा जो डिस्पोजल का अकाउंट है, अगर हमारा यानी कि वो हुआ है लॉस हुआ है तो डिस्पोजल के अकाउंट में लॉस की एंट्री इधर आएगी, डिस्पोजल क्रेडिट होगा। इनकम स्टेटमेंट या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, डिस्पोजल लॉस जो है वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस तरह जो हमारा अगर प्रॉफिट हुआ है, यानी कि हमारी अगर ये साइड जो है ये छोटी हो गई है, हमारी प्रोविजन प्लस जो कैश रिसीव्ड या जो हमने पार्ट टेक किया है, एक्सचेंज किया, एक्सचेंज ये होता है कि आप फर्स्ट को मेरी गाड़ी 10,000 की थी, ठीक है, मैंने आपको कहा यार मेरी गाड़ी ले लो, आपकी गाड़ी 20,000 की है, 10,000 की मेरी गाड़ी ले लो, ठीक है, और 10,000 मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। यहाँ जरूरी होता है पार्ट एक के अंदर द अमाउंट जो दैट इज पेड फॉर द कार, अगर उस गाड़ी की बुक वैल्यू है 50,000, मैं उसको सेल करता हूँ, मुझे 20,000 रिसीव, मुझे वो 20,000 देते हैं कि हमारी डील होती है 20,000 पे, रिसीव से मुराद ये जरूरी नहीं मुझे पे किया हो सकता है मुझे पे 10 महीने बात करें, लेकिन हमारी डील हुई 20,000 की। वो कहता है कि 50,000 की एंट्री आएगी पार्ट एक में या 20,000 की, तो 20,000 की एंट्री आएगी। नेट बुक वैल्यू मैटर नहीं करती इस पॉइंट पे पार्ट एक में, पार्ट एक मैटर करता है कि हमारी डील कितने की हुई है। अगर वो हमारा उसका बड़ा है तो डेबिट, जो हमारा डिस्पोजल का अकाउंट है ये हमारा हो जाएगा डेबिट, ठीक है, क्योंकि डिस्पोजल हमारा जो है वो हमारा यानी उसमें प्रॉफिट आ रहा है। इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट मैंने बताया कि प्रॉफिट की ट्रीटमेंट जो होती है, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है जी। डिस्पोजल की बात होगी, इसमें आई थी। सस्पेंस अकाउंट के अंदर कभी भी नेवर इन एवर कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस यानी बैलेंस बीडी या सीडी बनेगा। सस्पेंस अकाउंट स्टार्ट होता है, उसे बैलेंस किया जाता है, खत्म किया जाता है। इसमें गलतियां क्या होती हैं, देखो तो डबल इफेक्ट को ना भूला करो। मुझे लगता है मैं पेपर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इतना फ्लो हो रहा है जिनके बातों का ना, जो मेन बातें आ रही हैं। देखो एक चीज़ मैं बता रहा था आपको, मैंने माइक ऑन कर लिया, खुदा हाँ वो ये ना हो कंप्यूटर में भी माइक बंद हो गया था। जो मैं आपको बता रहा था बात क्या थी, मेरे में क्या बात आई थी, सस्पेंस अकाउंट में जो चीज़ आपने याद रखनी है, सस्पेंस अकाउंट के अंदर कभी भी उसकी वो क्लोजिंग या उसकी ओपनिंग नहीं होती, वो हमेशा बैलेंस होता है, बराबर होता है अकाउंट। अब उसमें मज़े की बात क्या है, देखो जहाँ भी आप देखो सस्पेंस जो होता है ना, मेरे दिल में याद आई थी किस चीज़ से सस्पेंस नहीं पैदा होता,
मेरे दिन में क्या बात आई थी यार, कुछ एंट्रीज हैं जिससे सस्पेंस पैदा नहीं होता, वो किस कौन सी एंट्री थी मेरे दिन से निकल गई। चलो इसको यूं कर लेते हैं, कोई भी ऐसी एंट्री जिससे आपकी स्टेटमेंट बैलेंस रहेगी ना, उससे सस्पेंस नहीं आएगा। फर्ज करो मैंने एक सी एग्जांपल ये है कि मैंने अगर एक ट्रांजैक्शन करनी थी, अगर आप सेम क्लास ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हो, क्लास ऑफ अकाउंट से मतलब ये है कि जिनकी ट्रीटमेंट सेम है। फर्ज करें मैंने एसेट की एंट्री करनी थी, मैंने एक्सपेंस में एंट्री कर दी, इससे मेरी जो मेरी वो है क्या नाम है, मेरी जो बुक ऑफ अकाउंट्स है वो अनबैलेंस नहीं होगी। रीज़न ये है कि मैं अब इसको समझो, ये इसको मैं आपको किस तरह समझाऊँ, मुझे सोचने दो, मैं आपको ये बात कैसे समझाऊँ ताकि आपको बात क्लियर हो। मैं इसको लिख के, मुझे यहाँ देखो क्वेश्चन आता है कि सस्पेंस का, मैं आपको लिख के करके दिखाऊँ कि बड़ा ये इजी हो जाएगा समझाना ना उसके अंदर, इससे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे समझाना। देखिए मैंने अभी आखिरी बात की है जहन से निकाल दो, क्योंकि वो इस तरह समझाई बात समझ नहीं आएगी। जो मैंने अभी लास्ट बात की है, बिल्कुल जो लास्ट बात की है, इसको जहन से स्किप कर दें, इसको बस कट कर दें वहाँ से, कि ये इस तरह नहीं होगी। मैं कोई इसके बाद पेपर ढूंढता हूँ जहाँ मुझे सस्पेंस मिल जाए, मैं उसमें आपको सस्पेंस का वो करके समझाऊंगा कि आपको बात क्लियर हो उसकी। खैर कुछ चीज़ें में रखो, ये मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने पिछली बात की है ना कि एसेट और एक्सपेंस वाली, वो इस तरह ना समझना, मैं बना के दिखाऊंगा तो क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इससे मेरी बात आपको गलत समझ आएगी, प्लीज़ उसको ना दिन रखना। अच्छा अब जरूरी बात हमारे पास क्या आ गई, चले ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट देखोगे तो ओवर स्टेटमेंट के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि एक साइड हमारी छोटी होगी, एक साइड बड़ी हो जाएगी। अंडर स्टेटमेंट में भी ये हमारा होगा, एक साइड बड़ी होगी छोटी हो जाएगी, यहाँ सस्पेंस क्रिएट होगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखनी, कुछ एरर्स के टाइप्स आपको पता होने चाहिए। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ठीक है, आपका जो अगर फर्स्ट आपने दो वैल्यूज को आपस में वो कर दिया है, ठीक है, आपने एक वैल्यू को बहुत ज़्यादा एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, ओवर स्टेट कर दिया, इस तरह की जो गलती है इनको ध्यान में रखा करो। आपने ओमिट एक एंट्री नहीं पास की, अब देखो अब आपने अगर एक एंट्री पास ही नहीं की तो उससे आपका बुक ऑफ अकाउंट्स जो है इम्बैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस नहीं होगा। आम तौर पे 99% ऑफ द टाइम्स रेक्टिफिकेशन के एरर्स वो होते हैं जिनके अंदर आपका अकाउंट्स अनबैलेंस नहीं होते लेकिन आपका अकाउंट गलत होता है। सस्पेंस अकाउंट का मसला वहां पे आता है जहां आप या तो अंडरस्टेट कर रहे होगे कोई चीज को, या आप किसी चीज को ओवरस्टेट कर रहे होगे किसी एक अकाउंट को, ठीक है, क्योंकि वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। ये चीज आ गई हमारे पास। और क्या चाहिए, क्वेश्चन देख लो मुझे किस चीज का है। अच्छा सेल्स, अब सेल्स मैंने आपको उसने बताया था, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है इसकी ट्रीटमेंट सारी की सारी वो है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को यूं सोचा करो कि आप एक अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हो। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स जो आपकी बुक्स में होते हैं, ठीक है। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को बनाते हुए आपकी प्राइम थिंकिंग ये होनी चाहिए कि यार मैं ना एक बेसिकली मैं कर रहा हूँ कि मैं एक अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना रहा हूँ ताकि आप उसकी वैल्यू सही पास करो। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये मुश्किल वर्ड साइड पे रख के ये सोचा करो कि यार मैं ना इसके अंदर बेसिकली एक अकाउंट बना रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको हम, आई एम मेकिंग एन अकाउंट ऑफ क्या होता है, ऑल द क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। एक बेसिकली मैं एक जो है अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बना रहा हूँ, उसकी ट्रीटमेंट वही है, उसमें चीज़ें वही आनी है, उन्हीं साइड्स पे आनी है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब ये है कि आपके अकाउंट्स रिसीवेबल ने आपको पे करना है अभी। अब ये जो बात है ये क्या समझो, इसके दो, अच्छा इनके दो स्टार्टिंग बैलेंसेस क्यों हो सकते हैं, इनके दो स्टार्टिंग बैलेंसेस इसलिए हो सकते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के, क्योंकि ये मैंने बताया कि तमाम क्रेडिटर्स का मिला के अकाउंट होता है, तमाम डेप्टर्स का मिला के अकाउंट होता है। हो सकता है किसी एक डेप्टर ने आपको ओवर पे कर दिया हो, आपने उसके पैसे वापस करने हैं। हो सकता है किसी एक डेप्टर ने आपको जो है पहले पे आपका वो था कि अब उसने आपको डबल गुड्स रिटर्न कर दिए। मकसद समझाने का ये है कि आपकी इनकी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो भी सेम रखनी है, आपने इनकी जो इरेगुलर ट्रीटमेंट है वो भी सेम रखनी है, ठीक है। तो ये दो आपके बैलेंसेस आ गए। क्रेडिट सेल्स जो होती हैं ये हमारी देखो अकाउंट्स रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट साइड पे आती हैं, तो परचेज लेजर कंट्रोल सॉरी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आ जाएंगी। क्रेडिट परचेजेस जो होती हैं हमारी अकाउंट्स पेबल के अकाउंट में हमारी क्रेडिट साइड पे आती हैं, अकाउंट पेबल को बढ़ाती हैं, तो हमारी ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी। कैश सेल्स हमारी कहीं भी नहीं आएंगी, क्योंकि कैश सेल्स ना हमारी परचेज अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में आती हैं, ना हमारी अकाउंट पेबल के अकाउंट में आती होती हैं, ठीक है। कस्टमर्स ने आपको पे कर दिया, इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए, उन्हें पेमेंट कर दी है, तो ये आपकी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी, क्योंकि हम अकाउंट रिसीवेबल को कम कर रहे हैं। पेमेंट टू द क्रेडिटर जो होता है, सप्लायर जो होता है, हम एक क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, क्रेडिटर कम होता है तो डेबिट होता है, क्योंकि लाइबिलिटी अकाउंट कम होता है तो डेबिट होता है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की सेम वही ट्रीटमेंट है, तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री आ जाएगी। इस तरह डिस्काउंट अलाउड जो होता है, देखो हमें पता है कैश डिस्काउंट जो होते हैं हमारे, इनकी ट्रीटमेंट किस तरह होती है। आपने कैश डिस्काउंट देखो, ट्रेड डिस्काउंट ही होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, मैंने एक चीज़ मार्केट में देखी उस पर 100 रुपये लिखा हुआ था, मैंने उससे कहा मैंने कहा यार ये मेहरबानी करो, उसने मुझे वो 90 रुपये की दे दी। ये बुक ऑफ अकाउंट्स में कहीं ट्रीट नहीं होती, मैं बस अपनी एंट्री डायरेक्ट 90 रुपये से पास कर दूंगा, ठीक है।
कैश डिस्काउंट ये है कि मैंने उससे उधार पे लिया, मैंने उससे 1000 रुपये का सामान लिया उधार पे, उसने कहा यार तू मुझे 10 दिन पे कर देना उन्हें, तो तू मुझे बेशक 900 पे कर दे, क्योंकि उसे करता वो क्यों ऐसा है, क्योंकि उसको जल्दी पेमेंट चाहिए, वो चाहता है मैं बैड डेट ना करूँ, खाना जाऊँ पेमेंट, तो वो मुझे इंसेंटिव देता है जल्दी पे करने का। फिर वो कहता है कि अगर तुम 10 दिन में पे ना किया ना, फिर मैं सारी पेमेंट लूंगा 30 दिन के अंदर अंदर। जैसे कि इसको हम कहते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, 1000 का हमारा जो 100 रुपये है बेसिकली 10% होता है, ठीक है। तो मुझे कहता है मैं आपको 10% का वो दूंगा अगर आप 10 दिन में पे करते हो, यानी AN, उसके बाद हमारा आ गया टोटल, वो या वो कहता है कि हमें क्या नाम है, यानी वो कहता है मुझे टोटल पेमेंट आप करोगे, एन कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है, टोटल पेमेंट हमें करेगा, वो कहता है 30 दिन के अंदर। तो इस तरह वो आपको टर्म्स होती हैं। अब जो बात समझा रहा था मैं, डिस्काउंट रिसीव जो होता है मेरी बुक्स में, इसका मतलब ये है कि मैंने किसी को पे करना था, उसने मुझे इंसेंटिव दिया, मैंने जल्दी पे कर दिया, उसने मुझे वो इतना पार्ट डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री सोचो क्या होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो एक इनकम है, इसको समझ, एक इन अ सेंस उसको समझ लो कि वो इनकम की ट्रीटमेंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड बढ़ेगा तो आपका क्रेडिट होता है। जो आपका क्रेडिटर है, जिसको आपने पे करना था, अब उसको आपको कम पे करना पड़ रहा है, क्रेडिटर कम हो रहा है, वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगी। जो हमने इस तरह के डिस्काउंट्स दिए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल को कम के पे करना पड़ा है, हमारा अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल पे कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो हमारा डिस्काउंट अलाउड जो है वो अकाउंट सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा। और हमारा जो ये खुद जो होता है, क्योंकि ये हमारा एक लॉस है, हमारी तरफ से नुकसान है, हमारा एक एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया ये हमारे पास आ गया, इसमें एक मेन चीज और भी। अब यहां जरूरी बात समझो, यहां वो कह रहे हैं हमें बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, जो हमने खत्म कर दी, हमें पता लग गया भाई ये तो नहीं पे करेगा, बेशक मर जाए ये पे नहीं करने वाला हमें, ठीक है, कुछ हो जाए इसको, ये पे नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो मैं कह रहा है इररिकवरेबल डेब्ट रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि हमारे अकाउंट रिसीवेबल में से कुछ अमाउंट जो है जाया हो गई है, वो कम होगी। अकाउंट रिसीवेबल कम होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे हमारा। अच्छा, उस पर हमारे पास आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। उसका रीजन, इस बात को मिक्स ना कर देना, ये ज़हन रखो, बैड डेट की एंट्री जो होगी वो पास होगी, वो डायरेक्टली माइनस होगा, हमारे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से क्रेडिट होगा। जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, जो हमारी डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट की जाती है, उसका ताल्लुक होता है इनकम एंड लॉस के साथ, हमारी इनकम स्टेटमेंट के साथ। उसका ताल्लुक हमारे जो हमारा रिसीवेबल का अकाउंट होता है उससे डायरेक्टली नहीं होता, ठीक है। तो इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, ये ध्यान रखना। सेल्स रिटर्न, ऑब्वियस ही बात है, जब सेल्स रिटर्न होगा तो हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है उससे हमें कम पे करना होगा। सेल्स रिटर्न जो होता है वो सेल्स रिटर्न हमारा खुद जो होता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न हमारा एक लॉस है, इसको ट्रीटमेंट समझ लो इसकी बात। सेल्स रिटर्न एक लॉस है, सेल्स रिटर्न हमारा जब होता है तो ऑब्वियस बात है सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होता है। जो हमारा क्रेडिटर है, हमारा जो डेप्टर है जिससे हमें पे करना था, अब वो हमें कम पे करेगा तो क्रेडिट हो जाता है। ये हमारी आ जाएगी इसके क्या कहते हैं, क्या होता है हमारा उसके क्रेडिट साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया जरूरी बात, इंटरेस्ट चार्ज टू ओवरड्यू अकाउंट। इसमें जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ, एक कस्टमर ने आपको पे करना था, ठीक है, उसने आपको $100 पे करने थे, उसने आपको 50 दिन से नहीं किया, आप उसके कह रहे हो मैं तुमसे 110 लूंगा, ठीक है। तो ये जो आपने उसका बढ़ाया, उसका आपने उसको यूज, अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही ना, उस वर्ड को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, उसको विजुलाइज करो। वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर बंदा जिसने आपको पे करना था, कस्टमर ने, अब आप उससे पहले ज्यादा अमाउंट लोगे तो उसका अकाउंट इंक्रीज हो गया है, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है, जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसकी डेबिट साइड पे एंट्री आएगी क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मैंने कंसेप्ट पहले भी समझाया था। कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट ये होता है कि फर्ज करो आप मुझसे चीजें खरीदते हो, ठीक है, मैं सेलर हूं, आप परचेजर हैं। अब कोई इत्तेफाक इस तरह हुआ कि हम अब आप मेरी बुक्स में दोनों साइड पे हो, अच्छा मैं आपसे भी चीजें खरीदता हूँ, ठीक है, मैं आप भी कुछ सेल करते हो, मैं भी वो खरीदता हूँ। तो सीन ये कि हमें वर्चुअल रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप है, यहाँ वाइस वर्सा रिलेशनशिप है, मैं सेलर भी हूँ, मैं बायर भी हूँ, आप भी सेलर भी हो, आप बायर भी हो, ठीक है, फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अब ऑब्वियसली बात है, सिचुएशन ये आ सकती है, कहीं हो सकता है कि मैंने आपको 1000 रुपए देना हो, आपने मुझे 1200 रुपए देना हो, ठीक है। तो अब ये तो नहीं होगा ना पहले मैं आपको 1000 दूं फिर आप मुझे 1200 वापस करो, मैं कहूँगा यार चल ठीक है, बस मैं अब तू ना मुझे 200 रुपए दे दे, हमारा काम बराबर हो गया, ऐसे ही होता है। तो इसके अंदर सीन क्या है, ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें दोनों अकाउंट को, इसको बस इसका तरीका याद रखो, कॉन्ट्रा एंट्री में दोनों अकाउंट कम होते हैं ताकि हमें मुफ्त में या उसमें गुजरत में ना पड़ना पड़े, समझ आ गई है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जब कम होगा, अकाउंट रिसीवेबल जब कम होगा तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जब कम होगा, हमारा जब क्रेडिटर का जो अकाउंट है कम होगा तो वो हो जाएगा डेबिट। बस ये ध्यान में रखो, इसमें दोनों अकाउंट्स को हमने कम करना है, दोनों की जो लेस होने की ट्रीटमेंट है वो ये होती है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा। ये देखो तमाम हमारे यहाँ पे आ गया, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है और वो हमारा जो है डेबिट हो रहा है, ठीक है। अब जरूरी बात ये आ गया वो एक नंबर जो मैं कह रहा था, ये देखो ये रहा वो एक नंबर। सारा कुछ करने के बाद बैलेंस ये बीडी करना भूल गए ना, मुफ्त में नंबर जाकर बैठे आप, इसे कर क्या मसला, कर लिया करो इसको, कोई मसला नुकसान नहीं है, मुफ्त का नंबर है,
ठीक है। अच्छा और क्या है हमारे पास, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का यार देखो उसमें आपको ना भाई बुक ऑफ प्राइम एंट्री की डेवलपमेंट आनी चाहिए कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री बन किस तरह की होती है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कौन सी एंट्री आपने कहाँ पास करनी है, आपसे उसमें इन सेंस ये गलती ना हो। एज अ रूल ऑफ थंब ये बात होती है, सिंपल सी बात है कि आपकी जो सेल्स जर्नल, क्रेडिट सेल्स हैं सेल्स जर्नल में आएंगी, क्रेडिट परचेज हैं परचेज जर्नल में आएंगी, क्रेडिट परचेज, मेरी बात सुन लो, क्रेडिट परचेज कह रहा हूँ, ठीक है, जो आपकी सेल्स रिटर्न है फ्रॉम क्रेडिट परचेजेस वो आपकी आ जाएंगी सेल्स रिटर्न जर्नल में, ठीक है, जो आपकी परचेज रिटर्न है फ्रॉम क्रेडिट परचेजेस वो आ जाएंगी आपकी परचेज रिटर्न जर्नल में। कैश बैंक और डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव की एंट्रीज जो होती हैं वो कैश बुक में आ जाएंगी। इसके अलावा बाकी तमाम दुनिया की एंट्रीज जो है वो आपकी आ जाएंगी जर्नल के अंदर, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है, इसको ध्यान में रखना आपकी आसानी हो। बाकी तमाम एंट्री में बताया आपकी जर्नल में आ जाती होती हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमारी रिटर्न वाली एंट्री है सेल्स रिटर्न में आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में आ जाएगी, ये जो है हमारा इंटरेस्ट चार्ज वाली है हमारी जर्नल में आ जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री भी जर्नल में आ जाएगी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा उस पर आ गया सजेस्ट 2 रीजंस व्हाई द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑन फर्स्ट, ये वही बात आ गई ना, कहा ना दो क्या बोल सकते हैं उसका बहुत सारे रीजन होते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि उस बंदे ने जो है आपको पे कर दिया, यूँ समझो कि उसने हमें ओवर पेमेंट कर दी, उसने हमें देने से $100 वालों से हमें $200 दे दिया, मैंने अभी में पहला कोई बात बताई हुई है, ठीक है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि उसने अकाउंट सेटल कर दिया, उसने हमारे साथ हिसाब बराबर कर दिया, फिर पता लगा कि उसको कुछ गुड उसका करंट निकला है, उसने हमें रिटर्न कर दिया, तो अब वो रिटर्न हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी बन गया, ठीक है। उसकी रीजन हो सकती है कि क्रेडिट बैलेंस ऑन अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट या क्रेडिट बैलेंस ऑन सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है उसका मतलब ये है कि वो हमारी एक लाइबिलिटी है। अगर परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर आपका डेबिट बैलेंस होगा कोई स्टार्टिंग, तो वो इसका उल्टा हो जाएगा रीजन उसके कि हमने ओवर पेमेंट कर दी होगी, ये बात, ठीक है। इस तरह ये हो सकता है कि उसने जो है आपको कोई भी चीज़ खरीदी नहीं, एडवांस पेमेंट कर दी है लेकिन क्रेडिट कस्टमर है आपका। और क्या हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री अभी हुई नहीं थी, उसने सेटल कर दिया लेकिन डिस्काउंट अलाउड की जो अमाउंट थी वो कम माइनस करना भूल गए, तो ऑब्वियस बात है हमने पे करनी है उसको अमाउंट, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग इसको 12:30 तक बनाते हैं, मैं लगा दूंगा उसके बाद ताकि अभी बच्चे देख सकें, ठीक है। अच्छा अब आ गया ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, ये आ गया जी ऑल सेल्स एंड प्रॉफिट क्रेडिट बेसिस। अच्छा ये देखो अब इसकी डिटेल्स पढ़ा करो, ये उसने कह दिया, ये बड़ी जरूरी बात है कि सारी यहाँ क्रेडिट बेसिस के अंदर हो रही हैं, ठीक है, बहुत जरूरी बात है, ब्लंडर हो जो आपका कोई भी क्वेश्चन आए उसमें ये पढ़ा करो कि वो बिजनेस खुद क्या करता है। मुझसे ये ब्लंडर हो गया था, मेरे मॉक दे रहा था, क्या दे रहा था मैं, ओ लेवल की बात है तो काफ़ी अरसा हो गया, सर ने ट्रिक ये खेली हमारे साथ कि क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया कि ये जो बिजनेस है ना वो स्टेशनरी बनाता है। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कहा भाई मैं हीरो, मैंने कहा भाई ये तो फजूल लाइन है, क्वेश्चन करो सीधे सीधे बुम बुम स्पीड। भाई उस वजह से मेरे वो मार्क्स गए, मेरा मॉक बड़ा गंदा हुआ था जैसे मुझे याद अभी तक। उसका रीज़न क्या था, अगर वो यहाँ कह रहा है कि ये बिजनेस इलेक्ट्रिकल होलसेल का बिजनेस है, नीचे वो हमें एक एंट्री दे देता है, ट्रायल बैलेंस में एक अमाउंट दे देता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज परचेज्ड। एक इलेक्ट्रिकल बिजनेस जो इलेक्ट्रिक का सामान बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचता है, वो उसके लिए उसके परचेजेस हैं, वो उसके लिए उसका इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस नहीं है। ये डिटरमिन करेगा कि क्या चीज़ आपकी एक्सपेंस में जाएगी, क्या चीज़ आपकी, फर्ज करो एक बिजनेस जो है वो इंश्योरेंस बेचता है, एक इंश्योरेंस बिजनेस है, एग्जांपल है, एक कंपनी इंश्योरेंस बेचती है, जो इंश्योरेंस से उससे अगर वो इंश्योरेंस से कोई अर्निंग करेगी तो वो उसका सेल्स, उसका रेवेन्यू होगा, वो आपके रेवेन्यू वाले पार्ट में जाएगा। वही अगर मेरी कंपनी है वो आपका कर रही है तो वो उसका अदर इनकम में जाएगा, क्योंकि मेरी कंपनी जो है इंश्योरेंस का मेन काम नहीं करती ना, तो अगर मेरे पास कोई इंश्योरेंस इनकम आएगी तो वो अदर इनकम में जाएगा। इस तरह एक बिजनेस है वो स्टेशनरी बेचता है, उसको बेचता ही स्टेशनरी, अब वो नीचे लिखता है स्टेशनरी परचेज्ड या 500 वो, अब ये स्टेशनरी परचेज उसकी परचेजेस हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है, क्योंकि उसने वो चीज बेचनी है आगे। यही अगर कोई और बिजनेस होता जो स्टेशनरी नहीं बेचता तो उसका ये स्टेशनरी एक्सपेंस बन जाता ऑपरेटिव एक्सपेंसेस के अंदर। तो इसको जरूर पढ़ा करो, ठीक है। अच्छा वो कहता है इन्वेंट्री हमारी इतनी है, परचेज इतनी है, ट्रेड पेएबल इतने हैं, रेवेन्यू इतना है, ट्रेड रिसीवेबल इतने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इतना बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। बाकी हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, ये रेवेन्यू, ठीक है, इसमें से हमने माइनस कर देना है 1 अक्टूबर 2020 को। अब ये देखो जरूरी बात, 1 अक्टूबर 2020 का मतलब ये है कि हम यहाँ लास्ट ईयर की बात आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री होगी 11,000, ठीक है। सेल्स देखो हमारे पास, देखो ना सेल्स रेवेन्यू आ गया हमारे पास 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 सेल्स रेवेन्यू आ गया। ओपनिंग आ गई हमारे पास 11,000। मैं साफ लिखूं, बच्चे बदतमीजी करते हैं कुछ ना, कि कुछ बहुत सारे सब नहीं करते, एक दो बच्चे और लास्ट में बड़ी बदतमीजी किया, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने हमेशा चुन कहा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, पता नहीं क्यों उस पर गंदी राइटिंग गंदी प्रोडक्शन शुरू हो जाते हैं, हालांकि यार पता नहीं अजीब बात है। खैर अच्छा ये देखो ये आ गया ना आप पास 1,60,000, ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया, ठीक है। उस पर हमारे पास आ गया जो ओपनिंग है उसकी, वो हमारे पास ने दे दी हमें कि हमारी ओपनिंग है 11,000। अच्छा ये याद रखो हमेशा आपको ना, उसने आम तौर पे ट्रायल बैलेंस के अंदर
ये देख लिया करो कि उसने आपको कौन सी इन्वेंट्री दी हुई है। अमूमन जो आपको ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री दी होती है, अमूमन ये ज़हन रखो, वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो इन्वेंट्री दी होती है ना, वो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है। हम ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री क्यों नहीं देते? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग इन्वेंट्री देने से उसका इफेक्ट डबल हो जाता है। अमूमन स्टॉक काउंटिंग बाद में हो रही होती है, इसलिए आपको ना क्लोजिंग इन्वेंट्री अक्सर उसने एडजस्टमेंट्स में दी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा खैर, ये आ गया हमारे पास, ये हमारे ओपनिंग पर आ गई, पर परचेजेस हमारे पास आ गई। इसके अंदर या मैं जगह दी हुई, मैं ये क्यों नहीं यूज़ कर रहा, मैं भी अजीब बंदा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ओपनिंग आ गई, ठीक है जी। परचेजेस आ गई हमारे पास 1,09,000। अच्छा, इनको ना जीरोस को जीरोस की सही तरह फिट किया करो ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो आपसे, ठीक है। अच्छा, उस पर आ गया माइनस, हमारे पास क्लोजिंग आ गई। क्लोजिंग कितनी है हमारे पास? क्लोजिंग उसने दे दी है हमें, इन्वेंट्री क्लोजिंग ये दे दी। अब देखो यहाँ पे वो मैं ट्रायल बैलेंस नहीं दे रहा, ठीक है ना। उसने हमें कहा है कि उसकी बुक्सों में चीजें अपीयर हो रही हैं, तो यहाँ उसने हमें कहा है कि ये, अब उसने देखो ना, पढ़ा करो क्या कह रहा है। यहाँ उसने हमें कह दिया है कि ये 30 सितंबर 2021 की बात कर रहा है। ये इसका मतलब ये है कि वो हमें, और यहाँ वो कह रहा है 1 अक्टूबर 2020, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारी ओपनिंग हो गई, ये क्लोजिंग हो गई। ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको बता दी ट्रीटमेंट किस तरह होगी, ठीक है। वहां भी ऑब्वियसली बात है पढ़ लेना क्या कह रहा है वो, खैर। लेकिन ये हो गया हमारे पास, क्लोजिंग होगी हमारे पास कितनी क्लोजिंग, 8,000 क्लोजिंग हो गई सर हमारे पास। ये आ गया। अब देखो ये 11 में से हमारे पास 120 ये हो गया। मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है कि मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा अभी, ठीक है। 109 + 11 120 में से 8 गया 112, ऐसे ही है 112,000। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। इसका जो भी आंसर निकल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स तो आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से हम लोग ये ऑपरेटिव एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे ट्रेड पेबल को सिखा देंगे, भाई हर वैल्यू जो दी होती है उसने, वो हर वैल्यू यूज नहीं होनी होती, ठीक है। वो ट्रिक भी कर सकता है आपको। ग्रॉस मार्जिन का आपको पता है, मार्जिन होता है सेल्स के साथ, मार्कअप होता है आपका परचेज उसके साथ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। मैंने लास्ट वीडियो में मार्कअप टू मार्जिन एंड मार्जिन टू मार्कअप जाने का तरीका बताया था, वो जरूर देख लेना, ठीक है, जो मैंने पहले बनाई थी। अच्छा, अब उस पर आ गया ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव कैसे होता है, बहुत जरूरी बात। इसमें ब्लंडर ये है कि अगर वो कहता हाउ टू इंप्रूव ग्रॉस प्रॉफिट, फिर तो ये बात सही होती कि और ज्यादा गुड्स बेच दो, सेल मोर गुड्स, एडवर्टाइज गुड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ग्रॉस प्रॉफिट का वॉल्यूम बढ़ा सकता है, आपका वैल्यू बढ़ा सकता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ाएगा आपका। अगर आप 1 गुड सेल करो या आप 1 करोड़ गुड सेल करो, दैट वोंट अफेक्ट योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। रीजन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज कि आपकी ग्रॉस प्रॉफिट का सेल से ताल्लुक क्या बन रहा है। अगर मैं एक पेन जो है 3 रुपए का खरीदता हूं, 10 रुपए का बेचता हूं, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है 7%, 70% है, ठीक है। यानी मैं अगर 10 रुपए में से 7 रुपए जो है इसके ऊपर कमा रहा हूं 70। अब मैं 1 पेन बेचूं या मैं 50 पेन बेचूं, 1000 पेन बेचूं, मेरा ग्रॉस मार्जिन वही 70% रहेगा। इसका ताल्लुक वैल्यू के साथ है, नहीं ये कितना बेच रहा हूं, इसका ताल्लुक है या तो मैं किस तरह अपनी सेल्स बढ़ाऊं, सेल्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा कॉस्ट को कांस्टेंट रख के या कॉस्ट को गिरा के, या मैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को गिराऊंगा सेल्स को कांस्टेंट रख के, या सेल्स को भी साथ, या सेल्स को क्या नाम है इंक्रीज करके। या अगर मेरे दोनों में इंक्रीज आता है, सेल्स में भी इंक्रीज आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी इंक्रीज आता है, तो मैं इंश्योर करूंगा कि मेरा सेल्स के अंदर जो इंक्रीज है, पर यूनिट सेल के अंदर जो प्राइस में इंक्रीज है, वो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की प्राइस में इंक्रीज से कम, सॉरी ज्यादा हो। मेरी सेल्स ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम स्पीड से ग्रो कर रही हूँ, ये चीज आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाएगी। अच्छा, ये हो गया। उसको क्या है, इंक्रीज क्रेडिट सेल्स एंड, देखो ऑब्वियसली बात है यार, बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ जो आप ऊपर वैल्यू निकालोगे ना, इसकी हम देख लेते हैं, मुझे कैलकुलेटर नहीं है कैलकुलेशन। अच्छा, आप जरूरी बात क्या है, इसके तरीके हम यहाँ बात करना भूल गए। तरीके जो होते हैं, तरीकों में आप सस्ती चीज खरीद लो, ठीक है, परचेज सस्ती कर दो, कॉस्ट गिर जाएगी। आपने सोचना क्या है, आपने या तो सोचना है कॉस्ट गिराना, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ना जो हमने किया था ग्रॉस मार्जिन वाला, या तो आपने सोचना है कॉस्ट गिराने वाले तरीकों के ऊपर, या आपने सोचना है वो बढ़ाने वाले तरीकों के ऊपर, जो आपकी क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, सेल्स की वैल्यू बढ़ाने वाले तरीकों के ऊपर, ठीक है, कोई एक चीज़ करने के लिए। तो उसमें आप सस्ते प्रोडक्ट खरीद सकते हो, लो वैल्यू खरीद सकते हो, आप जो है उसमें परचेज सेलिंग प्राइस बढ़ा सकते हो अपनी पर यूनिट, जो है डिस्काउंट अलाउड कम कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अच्छा, जरूरी बात क्या है हमारे पास, ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी विजन से निकल गया, यहाँ पे आपका बल्कि ये लिखा भी होगा उसने, ट्रेड डिस्काउंट ना, ये देखो ये ट्रेड डिस्काउंट किया होगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो कहता है कि आपके एडवांटेज क्या होते हैं, सुन लो इसके एडवांटेज। एडवांटेज ये है कि भाई ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होगा, उसको वो मिलेगा, पोटेंशियल कस्टमर्स बढ़ सकते हैं, प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है, उनसे एक अच्छी रिलेशनशिप बन सकती है, एक्सेट्रा। नुकसान क्या है, बैड डेट के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप पास कैश फ्लो के प्रॉब्लम आ सकते हैं, इनकम आपकी जो है लेट रिसीव हो रही है, आपके लिए जो है आपको ओवरड्राफ्ट लेना पड़ सकता है, इस तरह की तमाम चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आ गया यही, उसका उसके आ जाएंगे, उसकी उल्टी चीज़ वहाँ आ जाएगी, सप्लायर से अच्छा ताल्लुक बन सकता है। सप्लायर जो है अगर आपसे बढ़ा दे, अगर आप
क्या नाम है वो कर देते हो, क्या कहते हैं ट्रेड, सॉरी यहाँ वो पूछ रहे ट्रेड डिस्काउंट का, ठीक है, करंट मंथली परचेजेस बाय 20%, ठीक हो गया। अच्छा वो कहता है कि यह आ गया, अब पर देखो परचेज की तरफ ऑब्वियसली बात है ट्रेड डिस्काउंट के बेनिफिट आप बता दोगे, अभी बल्क बैंक का बेनिफिट होता है, हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स गिर जाती है एक्सेट्रा, नुकसान की कि हमें उतना एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, हमारा खर्चा होगा, ये तमाम चीज़ें हमारी वो आ जाएंगी। अच्छा ये क्या है हमारे पास, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हाँ ये इंटरेस्टिंग अकाउंट होता है। इसमें डायरेक्ट देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जो मेन बात आपने ध्यान रखनी है, डायरेक्ट वाला पार्ट और इनडायरेक्ट वाले पार्ट का डिफरेंस, ये बहुत ज़रूरी है। देखो एनीथिंग दैट इज बेसिकली डायरेक्ट, वो आपकी जो बेसिकली एक आपका जो आप हर यूनिट के साथ वेरिएबल प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि ये वेरिएबल प्राइस हर यूनिट के साथ चल रही है, वो आपकी डायरेक्ट प्राइस होती है, डायरेक्ट लेबर आवर्स होते हैं जो आप एक एक यूनिट के साथ अलग सोच सको कि यूनिट बढ़ाओगे तो बढ़ जाएंगे। और जो चीज़ें आपकी ओवरऑल अप्लाई हो रही होती हैं जिनका हर यूनिट से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, या यूँ समझ लो कि जो होनी है बेशक आप यूनिट एक भी ना बनाओ, वो आपकी ओवरहेड्स के अंदर आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस वाले पार्ट को मत, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है बेसिकली, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कुछ गुड्स जो पूरे नहीं बनते, जो अभी आपके नहीं वर्क इन प्रोग्रेस हैं, यानी कि अभी बन रहे हैं पूरे नहीं बने, जो आपका साल एंड हो गया वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ठीक है। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, उसमें फर्क पता होना चाहिए। अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, एक आपकी वर्किंग उससे पहले आती है, एक आपकी वर्किंग उस इन्वेंट्री को काउंट करने के बाद आती है। इन तमाम चीज़ों को आपने ध्यान में रख के अपनी अकाउंटिंग अपना वो करना होता है, ठीक है। बाकी क्या है इनकम स्टेटमेंट वाला, तो यार मैं अब इनकम से मैंने कहा है कि मैं आपको फॉर्मेट डालूंगा, वो देख लेना, टाइम बहुत कम रह गया, लगाते हैं। ये भी हमने रिकवरेबल डेट की जनरल एंट्री हम बात कर चुके हैं। प्रूडेंस प्रिंसिपल्स आपको बताना चाहिए। देखो यार प्रिंसिपल्स इतने आसान है, इनको ना अगर वैसे भूल जाओ उनके वर्ड, देखो वर्ड्स को सोचा करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैचिंग प्रिंसिपल है, मैचिंग का वर्ड आपको कह रहा है, इसका मतलब ये कि जिस उसमें आपकी वो हो, आपका इनकम या वो हो एक्सपेंस हो, उसी आप उसके साथ उसको मैच करते हैं, सिंपल सी बात है। प्रूडेंस वाला प्रिंसिपल कहता है, प्रूडेंस होता है शऊर, यानी कि एक विजडम वाला आदमी क्या करता है भाई, वो ऑब्वियसली बात है लाइबिलिटीज के लिए अकाउंट करता है, और एसेट्स जो होता है जब तक इनकम होनी जाती है उसको ऐड नहीं करता, जब तक और लाइबिलिटीज के लिए फ्यूचर में आप प्लान करते हो, ऐसे प्रोविजंस बनाते हैं हम, ठीक है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कि हम एक ही उसको यूज़ करें, इसका सबसे अच्छी एप्लीकेशन है हमारी जो डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं उसके ऊपर, कि हम एक ही मेथड यूज़ करते रहें। इस तरह हमारे पास जो है इनकम हो गया, वो हो गया इनकम है, ये है, और क्या बड़ी, और क्या बड़ी 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 व्हाट सेल व्हाट इज और क्या था हमारे पास, जो हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल होता है या मटेरियलिटी प्रिंसिपल होता है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये जो हमारी यानी कि मटेरियली सिग्निफिकेंट वैल्यूज होती हैं, हम उनको उसमें अकाउंट करें। फॉर इसका सिंपली सी बात ये होती है, इसको हम यूँ समझ लो कि जिस तरह आपका ये है ना, क्या होता है, यानी इसको मैं आपको यूँ समझा देता हूँ। देखो यार मटीरियल मैंने बताया था, इसको आप यूँ समझ लो, जैसे अगर मैं 200 रुपये का एक स्टेपलर खरीदता हूँ फॉर अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये इन्वेस्टर के लिए 200 रुपये का स्टेपलर भी मैटर नहीं करता, मैं इसको एक्सपेंस में डाल के निकाल सकता हूँ, ठीक है, बजाय कि मैं इसको अलग से इसका एसेट अकाउंट बनाऊँ, मूवमेंट इंजन दूँ। तो ये मटीरियलिटी प्रिंसिपल है, मटीरियली सिग्निफिकेंट वैल्यूज को करो। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल होता है कि जो चीज़ आपकी पैसों की टर्म्स में मेजर हो सकती है सिर्फ उसको मैं अकाउंट में ऐड करें, इसलिए गुडविल की जो एंट्री होती है उससे बड़ा इशू आता है इसका, इसलिए हम इनहेरेंट गुडविल को ऐड नहीं करते। इनहेरेंट गुडविल होती है वो गुडविल जो सालों साल से चलती आ रही है। हम जो परचेज गुडविल होती है उसको हम ऐड करते होते हैं, हम जब एक कंपनी बेचें जो उसकी बाकी डिफरेंस की गुडविल बनती है वो हम ऐड करते होते हैं, लेकिन ये जो हमारी इनहेरेंट गुडविल हम ऐड नहीं करते होते इसलिए, ठीक है। और हमारे पास क्या आता है, आपके अकाउंटिंग के इस लेवल में ना आप लिखोगे गुडविल ऐड नहीं करते, जो हमारा ओ लेवल का है वो ए लेवल में जाके आपको डिफरेंस बताएगा इन दोनों के अंदर, जो मुझे याद पड़ता है। अच्छा उस पर हमारे पास आ जाता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के बिजनेस जो है वो हमारा ये होता है कि बिजनेस एक नेवर एंडिंग एंटिटी है, हमने उसको इस तरह चलाना है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला उस हिसाब से। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के बिजनेस के अकाउंट, अब गोइंग कंसर्न जो प्रिंसिपल है उसका हमारे पास एप्लीकेशन क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन में सोचना हम क्या कर सकते हैं, यानी इंडेफिनेट टर्म के लिए चल रहा है ना, हाँ तुम उसको यानी हम अपने अकाउंट्स को उसमें मुकम्मल बंद नहीं करते, हम उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं उन चीज़ों को, यानी एक टर्म से दूसरे टर्म की तरफ। इस तरह जो हमारा वो है एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, जो हमारा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि बिजनेस और उसके जो ओनर्स हैं वो डिफरेंट एंटिटी हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं वो ऑब्वियसली हम इसकी बेस पे करते हैं कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। अच्छा और हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास कौन सा वो है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फॉर्म होता है जो लीगली रिक्वायर्ड चीज़ होती है, सब्सटेंस होता है दैट यू ट्राई टू डू टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। एक मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मिनिमम वेज दे $50 पर आवर के हिसाब से, ये उसका फॉर्म है, लीगल चीज़ है। सब्सटेंस ये है कि यार वो कहता है मैं इनकी हेल्प करूंगा, मैं इनको $70 दूंगा, इनका हक बनता है। तो ये जो $70 $20 एक्स्ट्रा दे रहा है ये सब्सटेंस कर रहा है। मकसद ये है कि ये आपका बेसिक कंसेप्ट है सब्सटेंस का, कि लीगल चीज़ से जो लीगल मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे बढ़ के करने को कहते हैं ये, ठीक है। और कोई प्रिंसिपल में आता है मेरे यार, एक्रूवल्स प्रिंसिपल, ऑब्वियसली बात है उसमें एक्रूवल्स प्रिंसिपल ये होता है
कि आप एक टर्म, जब आप किसी चीज़ का बेनिफिट ड्राइव करो, सिर्फ उसी टर्म के अंदर उसकी जो है प्रॉफिट को ऐड करो, और जब आप किसी चीज़ को यानी कि किसी चीज़ का बेनिफिट ड्राइव करो, सही उसका आप ऐड करो, किसी का बेनिफिट दो तो उसकी इनकम ऐड करो, बेनिफिट ड्राइव करो, एक्सपेंस ऐड करो, नहीं कर रहे तो उसको आप अगले उसमें लेके जाओ या पिछले में जिस तरह भी उसका उसको मैच कर सको। तो ये तमाम हमारे उसमें मुख्तलिफ वो आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं नेचुरल, अब देखो ना यहाँ पे अब जरूरी बात जो होती है, एक चीज़ जरूरी होती है कि आपने ये देखना है कि आपने जो इनिशियल एरर किया है ना, एरर का ओरिजिनली अफेक्ट क्या हो रहा है, ये बड़ा ज़रूरी बात है। क्या आपका एरर जो है वो इनिशियली जो आपने एरर की है, क्या वो एक सिंगल उसको सही करते हुए एक एंट्री लगेगी या दो एंट्री? फर्स्ट करो, मैंने एक बात है, मैंने मशीन का जो एक वो था जो एसेट अकाउंट है उसकी मैंने एंट्री पास कर दी एक्सपेंस के अंदर, 10 से डेबिट करना था, इसको मैंने 10 से डेबिट कर दिया। यहाँ तो ऑब्वियसली बात है, मैं इसको 10 से क्रेडिट कर दूंगा, इसको 10 से डेबिट कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। सिंगल हमारा इफेक्ट है। डबल इफेक्ट कहाँ होगा? जहां मैंने मशीन के अकाउंट को डेबिट करना था 10 से, मैंने उसे क्रेडिट कर दिया 10 से। अब जब मैं इसको सही करूंगा तो यहां बेसिकली फर्क कितना आ गया, यहां मेरी फाइनल वैल्यू से जो कि अब वाली वैल्यू से 20 ज्यादा होनी चाहिए थी। 10 उसकी असल पोजीशन पे आने के लिए, 10 उसको जो मैंने असल में यहाँ लेके जाना था वहां ले जाने के लिए, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन फिर असल। तो ऑब्वियसली बात है, मैं इसको डबल एंट्री पास करूंगा। मैं इसको पहले डेबिट करूंगा 10 से, यानी एक दफा, दो फिर दो दफा, यानी कि 20 से डेबिट करूंगा। रीजन क्या है? पहले 10 से वापस अपनी असल पोजीशन पे आएगा, दूसरे 10 से वो वहां जाएगा जहां उसको जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये वाली बात होती है, इस तरह की गलतियों में रखा करो। टाइम बहुत हो गया, इसको लगाते हैं अब, और मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा इंशाल्लाह।